कैलकुलस बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कल एक और मैंने दी थी आपको, डीपीपी देखी थी सब लोगों ने? अरे बोलो, कल डीपीपी अटेम्प्ट करी थी कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, वो डीपी आप लोगों के लिए बना रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 दो तरह के थे। लेवल 1 तो आई थिंक आसान था, लेवल 2 भी था, और उसका सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। और मैंने आज आपके साथ एक मॉड्यूल भी भेजी है बेसिक मैथमेटिक्स की, वो भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है, क्लास के एंड में याद दिलाना। आपका जो पहला टेस्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करनी, कि जो भी आपका पहला टेस्ट है वो कौन सा होने वाला है, कैसे उसको आपको तैयारी करनी है, उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। तो जब क्लास के एंड में मुझे याद दिला देना, ठीक है। बोलो आया ना, जवाब तो दो। यस यस। जवाब देते रहा करो सब लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कोर्स प्लानर देखा हो तो किसी को याद है आपका पहला टेस्ट कब है? एनीवन? देखते हैं किसको पता है। 11 सर मई। 11 मई। 11। 11 मई। मतलब पता है क्या क्या सिलेबस आने वाला है? सर फंडामेंटल मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ्स में तो फंडामेंटल ऑफ मैथ आ रहा है, वेरी गुड। फिजिक्स में? यूनिट एंड डायमेंशन। वेरी गुड। और केमिस्ट्री में? सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसकी तैयारी कैसे करोगे? बोलो। सर वन शॉट देख के। वन शॉट कहाँ पे है? यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे। ठीक है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको टेस्ट प्लानर एक बार दिखाता हूँ। तो देखो, आपको ये आपका जो पहला टैब है कोर्स एंड टेस्टिंग प्लानर, इसी में अगर थोड़ा सा आप इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तो कोर्स प्लानर है तीनों सब्जेक्ट का पूरा इकट्ठा, और इधर से स्क्रॉल करोगे तो टेस्टिंग प्लानर दिखेगा। आई थिंक सब लोगों ने देखा भी होगा। तो ये पहला पेपर आपको 11 मई संडे को है। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आई थिंक वो मोल कॉन्सेप्ट और वो सब आता है। और मैथ्स में फंडामेंटल और मैथमेटिक्स जो हम अभी कर रहे हैं, और बाकी आप थोड़ा बहुत मॉड्यूल से भी करना, ठीक है। जो मॉड्यूल यहाँ पे गिवन है सेकंड, ये वाली मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल आपकी है यहाँ पे, ये इस मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? अब मैं क्या करूंगा, आज नहीं मंडे तक, आपका मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक इन तीनों के लिए आपको एक तो क्या कहते हैं, इनकी वीडियो, बहुत हमारे जो पुराना एक्सपीरियंस टीचर है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। तो इन तीनों चैप्टर की वीडियो, इन तीनों चैप्टर के अगर नोट्स होंगे तो नोट्स वो मैं अपलोड कर दूंगा इसी शीट में, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी अब स्टार्ट कर देनी है। पहला पेपर सबका अच्छा जाना चाहिए। अभी आपके पास देखो 2 वीक का समय है, ठीक है। उसके फिर अगले वीक में देखो ये दोनों चैप्टर है, तो अगर आपकी इसकी तैयारी हो जाती है तो आप फिर इन दोनों अगले चैप्टर की तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि फिर आपको एक ही वीक का गैप मिलेगा। इस शुरू के जो 3 टेस्ट हैं आपके हैं वो सारे 11 के चैप्टर के बेस पे, ठीक है। अब ये देखो मैथ्स का तो चलो कवर हो गया क्योंकि ये 12th में यूजफुल था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और ये अभी कवर हुए नहीं है। तो ये आपको खुद से सेल्फ प्रिपेयर करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपका थोड़े टाइम बाद डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बन जाएगा। उस डाउट डिस्कशन ग्रुप में आपको इससे रिलेटेड डाउट पूछना है, और आप रेगुलर क्लास में भी क्लास के एंड में टीचर से पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, क्लास के एंड में आप बोल सकते हो कि सर हमें ये चीज में डाउट है, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, इन तीनों टेस्ट से रिलेटेड जो भी सपोर्ट मटेरियल है वो मैं इसी शीट में अपलोड कर दूंगा। आपके पास अब अगले 2-3 वीक हैं, प्लीज इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद देखो जब जून से आपके फिर ना 12th के पेपर चालू हो जाएंगे, ठीक है। और 12th का सिलेबस थोड़ा सा पेस में भी हो जाएगा एकदम स्टार्ट, फिर आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं 11th के इन टॉपिक को करने का। इसलिए अभी स्टार्टिंग में 12th का इतना लोड आपके पास है नहीं, तो आप अभी ये टाइम 11th के चीजों को कवर करने में यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा 12th का प्रेशर आपके ऊपर आता जाएगा,
तो सब तब आप 11 के टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, कोशिश करो अगले 2 वीक में इस 6 के 6 टॉपिक कर लो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि इस वीक में टेस्ट तो कभी करें, कोशिश करो सारे निपटा लो, उसके बाद आगे वाले टेस्ट आप जैसे आप देखोगे फिर आपका एक मेजर टेस्ट 1 है, तो मेजर टेस्ट 1 में 11 के वो सारे टॉपिक आ रहे हैं जिनका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें स्कोर आप लोगों को लाना रहेगा, तो इसमें 11th भी आएगा 12th भी आएगा। 11 के वो चैप्टर जिनका ऑलरेडी चैप्टर टेस्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आप देखोगे तो मेजर टेस्ट 2 वापस 11 के कुछ टॉपिक, 12 के कुछ टॉपिक, ठीक है। फिर मेजर टेस्ट 3 में भी आगे वापस वो 11 के कुछ टॉपिक, 12 के कुछ टॉपिक। तो आपको इसी तरह से 11 साइड बाय साइड करनी है, ठीक है। टेस्ट के बहाने आपकी 11 की तैयारी अच्छी से हो जाएगी, और आपको पता है जेई में या फिर कोई भी एग्जाम आप दोगे अगले साल, उसमें 11 तो 12 दोनों आएगा, तो आप लोगों को 11 साइड बाय, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर। दिख रही है? सर दिख रही है। लक्ष्य एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है, फिर नेट हो सकता है स्लो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। नेट बचा के रखा करो, सबको बार बार बोला है मैंने, ठीक है। नेट की सेव रखा करो, ठीक है। तो आप लोगों में यही समझा रहा था, प्लीज 11 का थोड़ा थोड़ा करते रहना, क्योंकि एंड मोमेंट पे टाइम मिलता नहीं है, तो प्लीज अपनी तरफ से प्रिपरेशन करना। इसके अलावा एक चीज और हम करेंगे, मंडे ऑनवर्ड आपके हर लेक्चर में, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में चलेगा, उस लेक्चर के एंड में आपको 5 क्वेश्चन इन टेस्ट से दे देंगे। जो भी आपके 11 के सिलेबस में टेस्ट आने वाला है, तो हम उसी में 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, ताकि आप एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस करके अगले दिन डाउट पूछ लो। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम डेली आपको 12 के साथ भी देते रहेंगे, ताकि आपकी इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस होती रहे। सही रहेगा? ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो Yes, बेस्ट sir. सपोर्ट मटेरियल हो सकता है वो मैं अपलोड भी कर दूंगा। आप यूट्यूब पे इधर उधर भटकना मत, इसी शीट पे अपलोड होगा मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल। तो आप लोगों को इधर उधर कुछ फालतू चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। तो आप लोग इसी चीज को यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो उससे प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। ओके चलो, ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमको कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। कैलकुलस अगेन फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस पढ़ना, पूरा डिटेल नहीं। तो उस फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस में हमको वो चीज है आपको फिजिक्स में खासकर बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। मैथ्स के भी कुछ चैप्टर में स्टार्टिंग में, मैथ्स में डिटेल में कैलकुलस तो हम पढ़ेंगे इसे। आपका जब ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत इसका यूज होता है, खासकर 11 की फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो अपना वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब करा है आपने मैकेनिक्स में, है ना? यस सर। वहां पे बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है, और आपका भी टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक मैथ का कैलकुलस अगर आपको ध्यान रहेगा तो उस चीज को आप वहां पे अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथ में बेसिकली आज हम जो कवर करने वाले हैं वो 3 टॉपिक कवर करेंगे, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको कवर करना है। अगेन पूरा डिटेल में कवर नहीं करना है, सिर्फ फंडामेंटल देखना जो काम का है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी 11th में आपके था आई थिंक, राइट। अब 11th में हमने अलग अलग तरह की लाइंस देखी थी, अलग अलग एंगल पे वो एक्स एक्सिस के साथ रहती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जाए, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो इसकी इक्वेशन, दूसरा इसका स्लोप, ठीक है। एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्लोप। तो कोई मुझे बताएगा कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे? एनीवन? सर y2 minus y1 upon x2 minus हाँ, एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था कि एक फॉर्मूला होता है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। मतलब अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो तो y का डिफरेंस और x के डिफरेंस का जो रेशियो होता है उससे स्लोप निकलता है। और कोई तरीका? स्लोप tan थीटा। tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है पर? सर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एंगल लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो देखो क्या बोला गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसको अपन थीटा कंसीडर करते हैं। यहाँ के लिए वो एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। तो ये थीटा हो गया। तो स्लोप निकालने का एक तरीका क्या है? एम से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। आया ना? क्लियर है? बोलो बच्चों।
Yes, आगे बात sir. समझ? Yes, sir. तो ये सबको पता Yes, होना sir. चाहिए। स्लोप, लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा, और दूसरा जो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी बताया था वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो ये लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और x के साथ अगर एंगल थीटा बना रही है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा। अब मान लो इसमें मैं कुछ दो पॉइंट कंसीडर करता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। इस लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट है मान लो C, ये पॉइंट है मान लो D। अब आपने क्लास 9-10 में वो पढ़ी होगी एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा? यस सर। है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। याद आ रहा है, बचपन में चीजें थी ऐसी, आया ना? क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ Yes, से अब sir. मुझे निकालना tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y1। तो ये जो बीच का गैप है ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, है ना। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है x2, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है x1, तो ये बीच वाला गैप कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर है? यस सर। इस वाले Yes, राइट एंगल sir. ट्राइंगल में tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो ये तो सबसे पहले हमेशा याद होना चाहिए। याद हो जाएगा सबको, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. इसको बहुत यूज करेंगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेजर्ड बाय एंगल विद द लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर मान लो, मैं दो चीजें समझाता हूँ। इस लाइन का स्लोप है m, स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन। इस लाइन का स्लोप आपको m की वैल्यू गिवन है, मान लो 5, 2, 3 कुछ भी गिवन है, और बोला गया इस लाइन पे गिवन पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अगर आपको लाइन पे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, दो कंडीशन, हमेशा लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम दो कंडीशन चाहिए। कितनी कंडीशन चाहिए, दो। अगर मुझे ये दो कंडीशन दे देंगे तो मैं एक यूनिक लाइन की इक्वेशन लिख पाऊंगा। अगर आपका स्लोप है m और ये पॉइंट, ये पास हो रही है x1, y1 से, तो आप मुझे सिखाओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। y is equal to m plus I minus I- Y y1 max into m plus x minus M. x1. Bracket x minus x1. y इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसे y is equal to mx plus c। नहीं, y इक्वल टू m x प्लस c वो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें तो इंटरसेप्ट Y रहता है। minus Y1. y minus very y1 Y equals to equal to x minus x2. Very good. हाँ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, सही है। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सबको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, याद रखना। अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, y माइनस y1, वहां पे x y जनरल पॉइंट है, x एंड y आर द जनरल पॉइंट, तो y में से y1 सब्सट्रैक्ट करोगे इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां पे x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। और एक्स वाई के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और आपको मैंने बताया था पहले भी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन की जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट भी क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, x और y की पावर कितनी रहेगी, 1। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। सर रिपीट करना। Yes, sir. हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो कोई लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है और उसका स्लोप है m, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इससे आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और लाइन की जनरल इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दिखती कैसी है, जितनी भी लाइन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। क्या क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल कोई लाइन है जो कि पास कर रही है 2,3 से, और इस लाइन का स्लोप है मान लो 7। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा 7x माइनस 14। इससे आप लाइन की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, आपके पास 7x
माइनस वाई माइनस 14 प्लस 3 करोगे तो माइनस 11 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 पॉइंट ऑन द लाइन, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, जल्दी से ट्राई करो इसको। एक लाइन जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रही है, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अभी मैंने सिखाया था, कोशिश करो। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन स्लोप दिया हुआ नहीं है, तो कोशिश करो क्या स्लोप आ सकता है, उसी फॉर्मूला अप्लाई करो। फाइनल इक्वेशन सब लोग निकालो, फिर चैट बॉक्स में लिखना, करो ट्राई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। अभी जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करो। और प्रॉपर्ली चैट बॉक्स में आंसर लिखना, सब लोग लिखेंगे, जिसको भी आंसर आया सब लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग क्लास पूरी अटेंड करा करो, क्योंकि जब आपकी अटेंडेंस हमारे पास हमेशा टाइम के फॉर्मेट में आती है। ठीक है, हर क्लास के बाद आपकी गूगल फॉर्म में एक शीट आ जाती है, जिसमें मान लो ऐसा आता है कि अतुल ने 1 घंटे की क्लास में 50 मिनट अटेंड करा, किसी बच्चे ने 15 मिनट अटेंड किया, किसी ने 10 मिनट अटेंड किया, तो पूरा डेटा हमारे पास आता है। ठीक है, तो वो डेटा भी ट्रैक होता है। ठीक है, आगे के लिए, इसलिए कभी भी क्लास पूरी अटेंड करनी है, चाहे अगर आधे 10 मिनट एक्सटेंड भी हो रही तो भी आपको 10 मिनट तक रुकना है, नहीं तो हमको पता चल जाता है कौन बच्चा लीव कर रहा है, कौन क्लास में टिका हो। क्योंकि आगे अगर बैच बनेगी तो इन सब चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, हाँ तो सक्षम, अनुज, नैतिक, आदर्श, जलसा, आप लोगों का आंसर आया 7x + 2y - 7। अच्छा, पूनम, कृष्णा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए। पलक, प्रिंस, वेरी गुड। प्रियांशी, मीना, सुजल, ओके, आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया है। वेरी गुड बच्चों। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होगा। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, तो मुझे पता है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया था कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = y2 - y1 / x2 - x1। तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y2 - y1 / x2 - x1, तो इससे स्लोप आ जाएगा आपके पास, है ना? सही है, बोलो। Yes, sir. स्लोप का Sir. फॉर्मूला y2 - y1, सॉरी m, स्लोप का आपका आई थिंक सबने लगभग सबने ही आंसर करेक्ट दिया है। स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है y2 - y1 / x2 - x1। जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोग, तो y2 - y1 / x2 - x1 तो हो जाएगा -4/2, दैट इज -1 -2। सॉरी मैंने गलती कर दी, Sir, -3/2. हाँ -3/2, करेक्ट। तो ये स्लोप आ गया आपके पास। फिर आपको लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या सिखा है, y - y1 = m। यही तरीका अपनाना बच्चों, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, कभी गलती नहीं हो। अब पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो 1,2 लो या 3,-1 लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आप 1,2 लोगे तो y, अगर मान लो ये लोगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। आप चाहो ये भी ले सकते हो, इससे भी आंसर करेक्ट आएगा। तो y - y1 = m x - x1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर ये 3 -3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2y - 4 = -3, ये -3x उधर जाके +3x हो जाएगा, तो 3x + 2y - 4 - 3 - 7 = 0। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट था। क्लियर है, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। एक फॉर्मेट और होता है जो आपने सीखा है, ज्यादातर बच्चे जो आंसर दे रहे थे, लाइन का एक फॉर्मेट और होता है। अगर आपको y इंटरसेप्ट दे, y इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो दिस इज योर y इंटरसेप्ट। अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है और इस लाइन का स्लोप पता है m, तो स्लोप अगर m है, y इंटरसेप्ट c है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, y = mx + c। ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, हाँ है ना, देखा है?
Yes, sir. देखिए मैं इसका यूज कभी भी इक्वेशन निकालने के लिए नहीं करता। इक्वेशन निकालने के लिए यही वाला फॉर्मेट यूज करना जो अभी आपको मैंने सिखाया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। इसका यूज आप कभी कभी स्लोप निकालने के लिए कर सकते हो, क्योंकि मान लो कोई इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से स्लोप पता करना हो तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं y इक्वल टू 5x प्लस 8, तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा? 5. हाँ 5 होगा। कंपेयर कर लोगे y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो जो भी x का अगर y का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वल टू में उधर है, तो x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आपका स्लोप होता है। हाँ है ना? यस सर। 3x इक्वल टू 2y माइनस 2, बताओ इसका स्लोप कितना होगा? 3 minus 3. 2.3. वापिस सोचो, 3 गलत। by 2। क्या होगा? 3/2. Sir, 3 by 2। हाँ 3/2, तो गलती कर दी। सबसे पहले y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3/2x इक्वल टू y माइनस 1 आया ना। अब आपका ये स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 3/2। क्लियर हो गया? 3/2. चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अब बताओ, बोलो इसका स्लोप कितना होगा? 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, इसका स्लोप कितना आएगा? 3 by 5 3 by 5. 3 by 5 3/5 3 by माइनस के प्लस Plus. ही तो होगा। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो प्लस 3/5 ही तो आएगा। हाँ है ना? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो एक और बताओ। Yes, sir. अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा? Minus 5/4. माइनस -5 by 5/4। Minus 5/4. माइनस 5। तो यहाँ से जनरल क्या बोल सकते हैं? बेसिकली कर क्या रहे, x और y के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हो और आगे एक माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। हाँ है ना? स्लोप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 5/4। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। अगर लाइन की इक्वेशन ऐसी गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्मेट में जनरली आपको लाइन की इक्वेशन देंगे। अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो बताओ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? Minus माइनस a a by b। माइनस a by b, माइनस a by b, वेयर a is the coefficient of x and b is the coefficient of y, और माइनस साइन आगे लगा देना, माइनस a by b। याद रख लोगे, अगर इस फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस a by b। स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस a by b। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसका यूज आपके कैलकुलस में बहुत ज्यादा होता है। एक बस थोड़ा सा एग्जांपल है यहाँ पे, आपने सर आपको फिजिक्स में बहुत यूज होता है कि मान लो आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया, एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे 0 डिस्टेंस था, t इक्वल टू 1 पे 2 मीटर मूव किया, 1.5 पे 3 मीटर, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसका डिस्टेंस बढ़ता गया। तो पूछा स्पीड क्या होगा? तो आपको पता है स्पीड इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा उसी से आपको स्पीड मिलेगी। इस लाइन का जो स्लोप होगा उसी से आपको क्या मिलेगी? स्पीड। तो आप कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो इस पे, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया आपने, मान लो 1,2, दूसरा पॉइंट ले लिया 2,4। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दिया हो तो उसका जो स्लोप होगा उस स्लोप से आपको क्या मिलेगी? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? बोलो। Yes sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ स्पीड या जो भी स्पीड है आपकी वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आगे जाके आपको पता भी होगा ds बाई dt। हाँ है ना? Yes आगे sir. सीखूंगा मतलब बेसिकली डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड। और आपको पता भी होगा, मान लो जैसे यहाँ पे इस डिस्टेंस कितना दिया है? 2t। अगर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या है? t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2. 1. 1 है ना? अगर अभी सीखेंगे आज की क्लास में, तो यहाँ से भी देखो स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। है ना? t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो स्पीड कितनी आ रही है? 2। और फॉर्मूले से भी स्पीड कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी। है ना? आज हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि इसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है।
अब जैसे मान लो कोई आपको कर्व दे दे, पार्टिकल मान लो पहले तो स्ट्रेट लाइन था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अब मान लो कोई कर्वी लीनियर पाथ है, डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो कर्व के अंदर आ रहा है। अगर आप आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते हो और उनके बीच में आप एवरेज स्पीड निकालोगे, है ना। वापिस से वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, s2 - s1 अपॉन s2 - t1। तो ये तो क्या करा आपने, दो पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकाल ली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में हमको किसी इंस्टेंट पे टाइम पूछते हैं कि ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपने क्या निकाली, t1 से t2 किसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पे आपने क्या पता करा, t1 से t2 में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको पूछा कि t = 2 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, t = 2.5 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे पूछा है तो आपको फिर क्या पूछे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस केस में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे यूज करना है वो भी आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी। एक पॉइंट है ए जो कि x0 पे है, बी जो पॉइंट है छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा x पे। अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। एक पॉइंट है x0, y0 पे, दूसरा पॉइंट डेल्टा x की थोड़ी सी दूरी पे दूसरा पॉइंट है Q। तो आपने सीखा होगा इनके बीच में एवरेज स्पीड वापस क्या हो जाएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप ऑफ PQ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इससे आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। अब अगर मुझे पूछता है कि P पे स्पीड कितनी है, पॉइंट P पे, तो ना दो चीजें पूछ रही है कि t1 से t2 में आपने निकालता है एवरेज स्पीड, और किसी पॉइंट पे अगर स्पीड निकालना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस q को p की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे q p की तरफ मूव होगा, जैसे जैसे ये पॉइंट q p की तरफ मूव होगा, तो ये जो कॉर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे टेंजेंट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, टेंजेंट में, हाँ है ना, ये फिजिक्स में पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत। देखो वापिस बस हल्का सा ध्यान रखना आपको, p से q में अगर आप निकालते हो तो एवरेज स्पीड निकलती है। अगर मान लो किसी इंस्टेंट p पे मुझे पूछिए तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको कम करता जाऊंगा, तो ये जो पॉइंट q है ये p की तरफ मूव करेगा, और ये जब p की तरफ मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कम होता जाएगा, मतलब डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या निकाली, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। तो अगर आप इसको मूव करोगे डेल्टा x को 0 की तरफ से, लिमिट्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो यहां से मेरे पास आता है फाइनल फॉर्मूला dy/dx का। किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला dy/dx, ठीक है। अब आगे जाके कभी भी आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट दे, टाइम दे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है और वो वैल्यू पुटअप करनी है। अभी मैं सिखाऊंगा इसको, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर स्पीड निकालनी है किसी पॉइंट पे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट पे आपको स्पीड मिल जाएगी या वेलोसिटी मिल जाएगी, सॉरी, ठीक है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने सीखा होगा x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - 1। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और पावर में x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा। अब मान लो पूछा बोला x = 3 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके अंदर x = 3 रख दो। इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लो आपको दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू t³, मान लो ऐसा दिया और पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वो पूछा गया वेलोसिटी 3 सेकेंड पे क्या होगी, तो आपको पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट ds/dt, है ना। इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो t³ का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, n आगे आ जाता है पावर 1 कम हो जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t²। और किस इंस्टेंट में पूछिए t = 3 पे, इसमें t = 3 रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ है ना, बोलो। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आई थिंक सबने 11th में पढ़ा भी था। x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, n x की पावर n - 1। क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ठीक है, चलो इसी में मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूँ। पहले इसको हम प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसका यूज देखो, आप चाहे वेलोसिटी पूछे, एक्सीलरेशन पूछे, आप निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, है ना। एक्सीलरेशन इज व्हाट, dv/dt एंड वेलोसिटी इज व्हाट, ds/dt। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दिया y = x की पावर 5। अच्छा dy/dx को आप डिनोट कर सकते हो dy/dx से भी,
y डैश से भी और y1 से भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, dy बाई dx ही होते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5 वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा है ना, पावर एक आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, 5 आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है मान लो y इक्वल टू 3x की पावर 5, बताओ 3 एज इट इज, 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4, क्लियर है? बोलो, यस चलो सर। धीरे धीरे और बढ़ाते, y इक्वल टू मान लो दिया 5x, बताओ इसका डिफरेंस। 5 5 तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन देखो, x की पावर कितनी है 1, तो ये 1 आगे आ जाएगा, x की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 कितना होता है 1, तो बेसिकली क्या मिलेगा 5। तो ध्यान रखना 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 5 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 7 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हाँ, 0 अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब कुछ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, बहुत अच्छे। अच्छा अगर मान लो ऐसा दिया होता तो y इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1/x, minus 1 की पावर -2 माइनस एक्स की पावर -2। हाँ अब देखो x की 1/x को क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 है ना, अब ये -1 आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, एक और सब्सट्रैक्ट, फॉर्मूला क्या है -1 आगे कर दो, पावर में कम कर दो, तो बेसिकली क्या आ जाएगा -1 इंटू x की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हो -1/x², याद रखना, क्लियर है? बोलो yes sir तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1/x², याद रखना 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जब भी x नीचे रहता है उसकी पावर बढ़ जाती है, x 1/x का -1/x², -1/x² का -1/x, ऐसा x³ टाइप हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखो, y इक्वल टू 1/x² दिया हुआ है, मान लो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस -2। हाँ मतलब -2/x³ डायरेक्ट लिख दो, अरे बोलो, यस सर। ठीक है। अब मान लो एक और दिया y इक्वल टू 3x² - 5x + 4, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा y डैश, बताओ 6x 3x minus -5 5 3x² का क्या होगा, वेरी गुड, 6x minus 5 क्या हो जाएगा 6x minus 6x हो जाएगा -5, वो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका एल्जेब्रिक था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करना। अब इसके अलावा और भी टर्म्स आती है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, हाँ है ना, यस सर। cos का क्या होगा, माइनस साइन। वेरी गुड। एग्जांपल ले लेते चलो, जैसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू sin x एट x इक्वल टू π/4, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, स्लोप निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा cos x, और x की जगह cos π/4 x की जगह π/4 रख दोगे तो 1/, सिंपल क्वेश्चन था, 1/√2 आ जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट sin x का डिफरेंशिएशन होगा, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन, है ना, यस सर। ये फॉर्मूला आई थिंक सबको याद है। अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन, secant वेरी गुड, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स वेरी गुड, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, secant x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan x into secant x, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये cos x का होगा, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cot into cos। अच्छा log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x, बहुत बढ़िया, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, हाँ है ना, yes ठीक है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, क्लियर है सबको? ये कुछ स्टैंडर्ड है, मिनिमम इतना तो याद होना चाहिए सबको। इसमें मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, कोई किसी को याद है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x? ये सेम रहता है। हाँ e की पावर x का देखो e की पावर x ही रहता है, लेकिन a की पावर x का क्या हो जाता है a की पावर x इंटू log a, log of a
लॉग ऑफ ए, ये याद रखना, ठीक है। जैसे लॉग एक्स, अब यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं, तो मैथ्स में हमेशा अगर लॉग का बेस नहीं दिया तो हमेशा ई मानना है। लॉग में पढ़ूंगा आपको 12th में। हाँ। थोड़ी क्लास था और क्या हुआ? किसी का माइक ऑन है? सुभाष भारद्वाज, ठीक है। हाँ, तो याद रखना लॉग मैथमेटिक्स में कभी भी आपको ऐसा करे कि बेस ना दिया हो तो बेस हमेशा क्या मानना? ई मानना। जनरली केमिस्ट्री में आप बेस को 10 मान लेते हो, लॉग का बेस को क्या मान लेते हो? 10, ठीक है। लेकिन आपको मैथ्स में हमेशा बेस क्या मानना है? ई मानना है। अगर मान लो यहाँ पे बेस कुछ और दे दे आपको, लॉग का बेस दे दे ए की जगह ए, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो अगर बेस ई है तो डिफरेंशिएशन 1/x है, लेकिन अगर बेस ए है तो 1/x इंटू 1/log a। यहाँ पे log a से डिवाइड करते हैं और इधर log a से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये दो डिफरेंस है। बस इतना आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अतुल, आपको कोई डाउट है? पूछो। सर पिछली स्लाइड दिखाना जरा। हाँ, एक सेकेंड, ये वाली। जी सर। हाँ। सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन के टाइम पे अगर x की वैल्यू दी हो तो 0 नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो तो पहले तो आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास स्लोप आ जाएगा, फिर उस इंस्टेंट पे स्लोप कितना है वो आपको निकालना। ऐसा हाँ, ये देखो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि x इक्वल टू π/4 होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0। ऐसा नहीं सोचना कभी भी। डिफरेंशिएशन बेसिकली किसी कर्व का डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है? स्लोप। अब उस स्लोप की अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू π/4 पे वो क्या वैल्यू देगा तो वो लास्ट में पुटअप करनी है, हमेशा पहले पुटअप नहीं करनी है। हमेशा किसी इंस्टेंट पे डिफरेंशिएशन पूछेंगे, किसी मान लो आपको पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड, तो अगर आप पहले ही पुटअप कर दोगे तो आपको तो वो तो क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन तो फिर हमेशा 0 आ जाएगा। आपको अगर आप पहले पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट पे डिस्टेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आपको पुटअप करना है हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलो यहां तक हम आ गए थे। ये फॉर्मूले आपको प्लीज याद रखने, ठीक है। इसके बाद अगला रूल क्या होता है कि एडिशन में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। अगर दो फंक्शन एडिशन में तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में, दोनों केस में डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगता है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड एज इट इज, फिर प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो शॉर्ट में। अगर u इंटू वी डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। और अगर मान लो डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। ये u डैश वी डैश क्या है? डिफरेंशिएशन। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये होता है प्रोडक्ट रूल, ये होता है क्वेश्चन रूल। याद आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है। फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस जैसे 5 sin x है तो 5 एज इट इज रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट में अगर है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्लियर है? अब कभी कभी आपको मिक्स फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, है ना। जैसे आपको मान लो ऐसा दे दिया, u इक्वल टू साइन ऑफ t और दिया v इक्वल टू टी स्क्वायर। u एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है और v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हो, और आपको पूछा है बताओ du बाई dv क्या होगा, तो कैसे करोगे? अब देखो u तो t के टर्म्स में और v भी t के टर्म्स में, लेकिन u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, फिर डिवाइडेड बाय v को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में। तो du बाई dv को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? du बाई dt डिवाइडेड बाय dv बाई dt। इससे देखो आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले बताओ यहां से आंसर क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों? बोलो। sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। ठीक है। तो यस du बाई dt आ गया, यहाँ से dv बाई dt। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो du बाई dv आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos t डिवाइडेड बाय 2t। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन आप सबको आ जाएगा। पहले 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे
फिर 7x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x क्यूब का क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर और 7x का डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा। सारे फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है ना, बोलो। सेम Yes, sir. अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में यू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये एनसीईआरटी में 11 में प्रैक्टिस कर रखा है, बस मुझे रिकैप कराना है। चलो इसका कर लो एक बार आप लोग। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Quotient rule. क्वेश्चन Quotient rule. एक बार अप्लाई कर लो जल्दी से, चलो जल्दी से अप्लाई करो, फिर मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। कर लिया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आंसर मैच करो। क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे आप तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका माइक ऑन है क्या, कृष्णा? हाँ, ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, आया ना? ये एक्स आएगा बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, Yes, sir. ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सुनो ध्यान से, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है वो आपको अपन को अच्छे समझना। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी भी किसी कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, इसको डिटेल में आगे हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रख लो, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अभी के लिए बस ध्यान रख लेना इसको, इसका डेरिवेशन वगैरह डिटेल में मैं आपको 12th में जब पढ़ूंगा तब करूंगा, ठीक है। अब ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इस कर्व में आपको पूछा गया कि इस कर्व का dy बाय dx किसी x इक्वल टू एक्स नॉट पे dy बाय dx की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। x इक्वल टू एक्स नॉट पे कोई x इक्वल टू एक्स नॉट कोई वैल्यू होगी कांस्टेंट और उस पे dy बाय dx की वैल्यू पूछी गई है। मतलब मान लो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है x नॉट, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कितना होगा ये पूछा गया, तो वो तो आप निकाल लो कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या डिनोट करती है ये सीखना है हमें। तो बेसिकली अभी आपको मैंने बताया था किसी पॉइंट पे हम जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है टेंजेंट में, कॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, टेंजेंट में। तो x इक्वल टू एक्स नॉट पे ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो बेसिकली क्या देगा, ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, dy बाय dx at any point x equal to x naught gives us the slope of tangent at that point, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वैल्यू मुझे dy बाय dx देगा। जैसे अगर मान लो टेंजेंट थीटा एंगल बनाती है तो ये tan थीटा के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, tan थीटा। तो आपको याद क्या रखना है, कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाय dx, और कभी भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाय dx, तो आप क्या बोलोगे, dy बाय dx हमें उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx देता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, dy बाय dx हमें क्या देता है, उस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हमें dy बाय dx देता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये आपने पहले सुना था कभी, बोलो। नो सर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी के लिए सिर्फ इसको याद रख लेना, इसका डेरिवेशन हम 12th में डिटेल में, पर ये आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इतना सा याद रख लेना, dy बाय dx गिव्स मी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, dy बाय dx गिव्स मी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। बस अभी के लिए ये जो रिजल्ट में बता रहा हूँ याद कर लेना, इसका डेरिवेशन डिटेल में हम 12th में देखेंगे, पूरे एक हफ्ता पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक से क्या 2 हफ्ते पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में इस चीज को देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है।
तो मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो एक ये कर्व है, ठीक है, एक ये कर्व ड्रॉ किया मैंने इस तरह से। अब इस कर्व में मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। अब ए से बी के बीच में, मान लो बी से सी, पहले बी से सी देखते हैं, फ्रॉम बी टू सी। बी से सी के बीच में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, बी से सी के बीच में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, ये टेंजेंट ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, तो ये सारी की सारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही थीटा, वो ऐसा कुछ होगा, हाँ है ना, बोलो क्लियर है। बी से सी के बीच में ये सारी टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। क्या मुझे आप बता सकते हैं जो थीटा होगा ये एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, वो 90 से छोटा होगा, हाँ है ना, 0 से 90 के बीच में, क्लियर है। तो देखो आराम से, देखो घबराना मत, आराम से शांति से धीरे धीरे सोचना। बी से सी के बीच में जितने भी पॉइंट है, बी से सी के बीच में, वहां पे हर पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बनेगी उसका जो एंगल आएगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब मुझे पता है अगर इसका मैं tan थीटा निकालता हूं, तो अगर मान लो आपका एंगल 0 से 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। है ना, अगर थीटा 0 से 90 है तो tan थीटा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। और अभी मैंने एक चीज सीखी थी, tan थीटा मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट रहा है ना, Yes, बोलो sir. Yes, tan sir. थीटा मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है, ओके। और यहाँ और एक, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या इंटरप्रिटेशन आया, अब देखो ध्यान से, बी से सी के बीच में बताओ कर्व इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बोलो, बी से सी में कर्व Increase हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? अच्छा एक बात, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है टफ लगेगा, लेकिन लेक्चर के एंड तक आते आते मैं सारा चीजें वापस रिवाइज करा दूंगा, तो प्लीज बीच में क्लास छोड़ के मत जाना। अगर आज की क्लास मिस कर दी तो फिजिक्स में आपको चीजें मैकेनिक्स समझने में या फिर आगे जाके अच्छे चैप्टर समझने में दिक्कत आएगी। ये आज का जो एप्लीकेशन है ये आपके 12th के फर्स्ट चैप्टर फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज होगा। आपने अगर किसी के स्कूल में अगर फंक्शन चालू हो गया तो उसमें होता है 1-1 फंक्शन, किसने सुना है 1-1 टाइप ऑफ फंक्शन, 1-1 ऑन टू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1-1 ऑन टू को चेक करने का एक तरीका ये भी है जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। ये पढ़ाते हैं स्कूल में, आपको पढ़ाएंगे बहुत लास्ट में, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप 1-1 ऑन टू चेक कर सकते हो, आगे जाके हम सीखेंगे, इसलिए प्लीज क्लास बीच में लीव मत करना, आपको क्लास के एंड तक जाते जाते पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ से मैं क्या बता रहा था कि बी से सी अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्या इस बात से एग्री करते हो, बी टू सी में द कर्व इज इंक्रीजिंग, बोलो Yes, है sir. ना, Yes, sir. कर्व मेरा इंक्रीजिंग है। और बी से सी में मैंने एक बात और पता क्या करी कि यहाँ पे dy बाई डिफरेंशिएशन, dy बाई dx कैसा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव है ना, बोलो यहाँ पे जो स्लोप है tan थीटा बी से सी में हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से कि अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कर्व कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। dy बाई dx अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो योर कर्व विल बी व्हाट, इंक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ये रिजल्ट Yes, आपको याद sir. रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है कि अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है तो कर्व विल बी इंक्रीजिंग, dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 तो कर्व विल बी इंक्रीजिंग, और या फिर अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिफरेंशिएशन कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. अब देखो इसका एग्जांपल Yes, समझते हैं। इंक्रीजिंग तो समझते हो ना, मतलब बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ कर्व। अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल टू log ऑफ x, और x की डोमेन क्या होती है, ग्रेटर देन 0, x हमेशा पॉजिटिव, लॉग में हमेशा इनपुट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि प्रूव दैट दिस कर्व इज इंक्रीजिंग, दिस कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये प्रूव करना है। y इक्वल टू log x से, और जहां पे x कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा log x का, 1 by वेरी गुड। और x क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव है,
तो सिंस अगर x पॉजिटिव है तो क्या 1/x भी पॉजिटिव होगा? Yes, sir. Yes, sir. और 1/x पॉजिटिव है मतलब ये जो dy by dx है ये भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर dy by dx पॉजिटिव है तो यहाँ से अभी क्या सिखाया कि अगर dy by dx पॉजिटिव है तो कर्व कैसा होगा? Increasing. Increasing. आपको ये बात रट लेनी है। अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 तो कर्व कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग। अब इसका ग्राफ भी दिखाता हूं मैं। इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, आगे हम पढ़ेंगे लॉग के बारे में, लेकिन लॉग का ग्राफ अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो लॉग का ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू log x का। याद है? थोड़ा बहुत इसको ध्यान हो, है ना? Yes, sir. log 1 की वैल्यू। अब देखो ये कर्व पूरा इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है? Yes, sir. तो y इक्वल टू log x इज इंक्रीजिंग कर्व। यहाँ से हमने क्या सीखा कि dy by dx ग्रेटर देन 0 तो कर्व कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब इसी में एक और चीज देखते हैं ध्यान से। अब a to b देखो ध्यान से बच्चों। a to b, a से Sir, b में decreasing. हाँ डिक्रीजिंग है। a से b में कर्व कैसा है? डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, अगर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर देखूंगा थीटा, ये रहा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से बताओ थीटा जो है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? Obtuse. Obtuse है, sir. तो मैंने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, कि ए से बी में जब जा रहा हूं तो जो थीटा है मेरा बेटा वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से ज्यादा मतलब बेसिकली 0 से 180 से 90 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. थीटा 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस बात पर सब एग्री करते हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा मतलब dy by dx, तो dy by dx मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर dy by dx नेगेटिव और यहाँ पे b to c में क्या कर रहा है? कर्व डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? b to c सॉरी a to b में कर्व इज डिक्रीजिंग, कर्व इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पे dy by dx कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना, अगर dy by dx नेगेटिव मतलब कर्व कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? और dy by dx पॉजिटिव मतलब कर्व इंक्रीजिंग, dy by dx नेगेटिव मतलब कर्व डिक्रीजिंग। ये दो चीज आपको याद रखना, बस इसको याद रखना। याद रख लोगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? बस तीन चीजें हैं बेसिकली, तीसरी अभी बताऊंगा। पहली चीज, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन dy by dx पॉजिटिव इंक्रीजिंग, dy by dx नेगेटिव डिक्रीजिंग। वापस से, dy by dx पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, dy by dx नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर है सबको? Yes, sir. बोलो। Yes. ए से बी में मेरा थीटा क्या था? ऑब्ट्यूज। ए से बी में थीटा क्या था? ऑब्ट्यूज। बी से सी में थीटा क्या था? एक्यूट था। ए से बी में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल था, बी से सी में एंगल 90 से कम हो गया। ए से बी में 90 से ज्यादा, बी से सी में 90 से कम। अब मुझे कोई बता दो पॉइंट बी पे एंगल कितना होगा? थीटा पॉइंट बी पे, एग्जैक्टली पॉइंट बी पे। 90. नहीं 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 90. नहीं 90। टेंजेंट ड्रॉ करके देखो पहले। पॉइंट बी पे टेंजेंट कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल। 180. 180 degree. वेरी गुड। टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी बी पे। चलो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। नया ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जहां पे भी ग्राफ मेरा टर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है। ठीक है? तो जो पीक पॉइंट है, उस पीक पॉइंट पे अगर मैं आपको से पूछूं कि मान लो ये आपका पीक पॉइंट है बी, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। अरे हाँ, है ना? Yes, sir. अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? 0 डिग्री। 180. हाँ, 180 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है? दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अरे है ना? अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बनाएगी। एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे थीटा मेरा 0 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. 0 आ जाएगी। dy by dx इक्वल टू tan थीटा, और tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। अरे है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से मेरे पास क्या आया? एट पॉइंट बी, एट बी मेरा dy by dx कितना है? पॉजिटिव, नेगेटिव के 0? 0. 0. 0. पॉइंट बी पे dy by dx मेरा 0 है। अब चाहे कर्व ऐसा हो या डाउनवर्ड वाला हो, मान लो एक और कर्व दिखाता हूँ। ऐसा कर्व बना दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो मैंने पॉइंट सी, या फिर डी मान लो, कुछ भी मान लो।
यहाँ पे भी टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, बोलो। सर यहाँ पे भी Yes, टेंजेंट sir. बनेगा, Yes, sir. 0। तो पॉइंट डी पे भी, बी हो या डी हो, एट डी ऑल्सो dy बाई डी एक्स वापिस टेन थीटा 0 होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या बात समझ में आई? है ना? यस सर मतलब जब भी ग्राफ Yes, टर्न कर रहा sir. होगा तो जो टर्न कर रहा, जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमा, लोकल मिनिमा, या फिर मिनिमा बोल दो, और इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, मैक्सिमा। इस पॉइंट को क्या बोलते हो, मैक्सिमा। तो यहां से मैंने क्या सीखा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इज व्हाट, 0। dy बाई डी एक्स मेरा क्या होता है, 0 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है पूरी चीज में। मैं इसको समराइज कर रहा हूं, घबराना नहीं है। यहां तक पहले इस चीज को देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि मैंने 3 चीजें क्या सीखी आज अभी तक। मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें ये सीखी है कि कोई भी कर्व अगर मेरे पास दिया हुआ है, कोई भी कर्व अगर मेरे पास दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी, ये पॉइंट है सी। अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो बताओ dy बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। Greater than 0. ग्रेटर देन 0 बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, वाइस वर्सा। और कर्व अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव dy बाई डी, ये बात रट लेनी है, dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 वेरी गुड। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स विल बी 0। क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, Yes, sir. ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे जाके यूजफुल होने वाली है। यहाँ पे देखो कि ए से बी कर्व इंक्रीज कर रहा है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, बी से सी में डिक्रीज कर रहा है तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, और मैक्सिमा पे, जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जहां पे भी ग्राफ टर्न कर रहा है, जहां पे भी ग्राफ टर्न कर रहा है मैक्सिमा या मिनिमा पे, वहां पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो कभी भी आपको अगर किसी भी कर्व की, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछे, जैसे आपने वो पढ़ा भी था फिजिक्स में, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम sir. हाइट पढ़ते थे। यस सर Yes, sir. अब आप घर जाके देखना, एनसीईआरटी में जो मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन है उसमें यही किया गया है, डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालना हो, कोई भी चीज निकालनी हो, तो वहां पे डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, ठीक है। आगे जाके और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बहुत देखेंगे, बस आपको ये 3 चीजों का रिजल्ट याद रखना है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, मुझे कोई बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होती है? एनीवन, किसी को याद हो? bx square plus bx plus c वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, है ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसा होता है? Parabola. पैराबोला। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। वैसे इसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। यहाँ पे अगर a मेरा पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला होता है ना? यस सर ऐसा, ठीक है, ये पैराबोला होता है। किसी को याद है ये जो इस पैराबोला में जो पीक पॉइंट है, जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट कभी कभी काम आ जाता है। ये पॉइंट जो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है ए बी सी के टर्म्स में? ठीक है, मैं सिखाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? आपके सामने इक्वेशन गिवन है, आपको ये कोऑर्डिनेट पता करना है, तो क्या कर सकते हो? अच्छा बताओ, इस यहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहे हैं, हाँ तुल बोलो बोलो बोलो। तो इसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। आप सब लोग देखो, ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट x0, y0 पे क्या मिनिमा आ रहा है? बोलो बच्चों, यहाँ पे मिनिमा है? Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट ए पे, एट ए, क्या इस पॉइंट ए पे डिफरेंशिएशन 0 होगा? यस सर Yes, sir. यस सर है ना? इस पॉइंट ए पे मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब मेरे को जो कर्व के दिया y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा? So और 2x differentiate- plus b हाँ, 2ax, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? Plus 2x, b. और bx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, है? sir. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। इस कर्व का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पे रख देंगे।
2ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दे, यहां से x पता कर लेते हैं। तो 2ax इक्वल टू माइनस b, यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस b बाई 2a। क्लियर है? तो आपका जो डिफरेंशिएशन है, ये जो कर्व का मिनिमा पॉइंट है, ये किस एक्स कोऑर्डिनेट पे आता है, माइनस b बाई 2a पे। ये भी बहुत काम आता है। और ये आया कैसे, ऐसे आया। तो कभी भी कोई पैराबोला होगा, उस पैराबोला का जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस b बाई 2a। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब ये x की वैल्यू अगर आप इस y में रखोगे, या x की वैल्यू इस कर्व के अंदर रखोगे, तो आपके पास y आ जाएगा। y का कोऑर्डिनेट आता है माइनस b बाई 4 है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि ग्राफ टर्न कहां पे कर रहा है, माइनस b बाई 2 पे। ये एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज ध्यान रखनी है। जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है वहां पे dy बाई dx क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. ये एप्लीकेशन का डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है। उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन होता है। अब इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बेसिकली ये होता है, वो एरिया अंडर कर देता है। अगर मान लो एक सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसका स्ट्रेट लाइन का मुझे अगर एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व, तो यहाँ पे तो खैर ट्राइंगल है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगर किसी कर्व के अंदर का एरिया निकालना, अगर कर्व सिंपल है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कर्व थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, थोड़ा सा रेक्टिलिनियर हुआ, अब इस कर्व का एरिया पूछा है, मान लो x0 से लेके xn तक। अब क्या पूछा है, इस कर्व के अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया निकाल के दिखाओ। पहले तो क्या था, स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन आपने आसानी से निकाल दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन कर्व अगर ऐसा घुमा फिरा हुआ और उसके अंदर का एरिया पूछा है, तो अब इस एरिया को निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का हेल्प लोगे। मतलब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया अंडर कर्व। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बता दिया। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या था कि डिफरेंशिएशन की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कर्व इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहां पे मैक्सिमा है, कहां पे मिनिमा है, और रेट ऑफ चेंज से हमको डिफरेंशिएशन मिलता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। टाइम हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर आज के लिए हम डिफरेंशिएशन ही रखते हैं। इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, लेकिन सुन लो ध्यान से। डिफरेंशिएशन का अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें फॉर्मूले वगैरह सब कुछ रहेंगे। प्लीज उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। फंडामेंटल सबको आता है ना डिफरेंशिएशन का? हाँ है ना? Yes, sir. तो आज की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है। अब इंटीग्रेशन आपका बाकी है, तो होगा तो या तो मंडे को, या फिर अगर कल एक्स्ट्रा क्लास अगर मैं लूंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. आपको समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जाती क्लास है? सर आ रहा है समझ। आ रहा है? आ रहा है सर। अब देखो, ये चीजें ऐसी है ना, अभी अगर स्टार्टिंग बेसिक मैथ से किया तो मैं बहुत ज्यादा स्लो या फिर धीरे धीरे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हमको पूरा बस फंडामेंटल समझना है, जो कि आगे हमारा यूज हो जाए। आगे जाके आप देखोगे जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, तो इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा वहां पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा हाँ हम ऑलरेडी पढ़ के आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन का देखा। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हमने क्या चीजें देखी कि लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, जहां पे m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब उसके फंडामेंटल रूल पढ़े, और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा डिफरेंशिएशन का, कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब कर्व इंक्रीज करेगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो कर्व डिक्रीज करेगा, और डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ये तीन चीजें हमने आज की क्लास में देखी। ठीक है, इसको प्लीज आप रिवाइज कर लेना, और अभी मैं आपको डीपीपी भी दूंगा थोड़ी देर बाद, तो डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना। तो कल संडे है, तो जो मॉड्यूल भेजी थी उस मॉड्यूल को अच्छे से देख लेना आज घर जाके। ठीक है? यस सर। ओके, चलो बाकी सब ठीक है? और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, एनीवन? नो सर। No, sir. ओके, चलो बढ़िया। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, Bye, Good sir. night. Thank you. बाय। Bye, sir. Good night.